तो चलिए आज बात करते हैं नोटा की। जब भी चुनाव आता है तो ये नोटा न्यूज़ में आ जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह के कैंडिडेट खड़े करती है वो हमें पसंद नहीं आते और हम जा कर के ईवीएम मशीन पर ये बटन दबाते हैं। तो हम देखेंगे कि नोटा है क्या, आपको ये ऑप्शन दिया क्यों गया, क्या रेलेवेंस है इसका और क्या ये इफ़ेक्टिव है। अगर इफ़ेक्टिव नहीं है तो और हम क्या कर सकते हैं, राइट टू रिकॉल क्या होता है, राइट टू रिजेक्ट क्या होता है, ये सब बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नोटा नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक बैलेट ऑप्शन दिया जाता है आपको ईवीएम मशीन पर आप जब वोट करने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये बटन दबाते हैं मतलब आपके कंस्टिट्यूएंसी में खड़े हुए सारे कैंडिडेट को आपने रिजेक्ट कर दिया, मतलब आपके हिसाब से उनमें से कोई भी व्यक्ति चुने जाने योग्य नहीं है, इलेक्ट होने योग्य नहीं है। आपको ये ऑप्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में। उन्होंने ये कहा कि सभी वोटर को एक अधिकार होना चाहिए, उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए नोटा वोट देने का। 2019 के लोकसभा चुनाव में जनरल इलेक्शन में करीब 1.04% वोटर ने नोटा ऑप्शन को चुना। अब देखो, हमारे देश की जो जनसंख्या है, नंबर ऑफ वोटर हैं, उसको देखते हुए ये 1% का आंकड़ा भी बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अब आपको ये नोटा ऑप्शन दिया क्यों गया? सबसे पहली बात ये है कि आप वोट करने गए, आप कोई ना कोई बटन तो दबाएंगे, मगर सारे कैंडिडेट वैसे ही हैं, किसी के पास क्रिमिनल चार्जेस हैं, कोई करप्ट है, तो आप अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करने के लिए, आप उन सभी कैंडिडेट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, ये बताने के लिए आपको नोटा ऑप्शन दिया गया है। अगर आप नोटा दबाते हैं तो आपकी कंस्टिट्यूएंसी में जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही हैं उनको ये पता चल जाएगा कि हमने जो कैंडिडेट खड़ा किया है उसको जनता अस्वीकार कर रही है, उसको जनता रिजेक्ट कर रही है। इससे क्या होता है कि लोग ज़्यादा वोट करने जाते हैं, जो वोटर टर्नआउट है वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया तो हम नोटा पर बटन दबा देंगे। ठीक है, इससे जो बोगस वोट्स का काउंट है वो भी डिक्रीज होता है और पॉलिटिकल पार्टी अगले चुनाव में और अच्छे कैंडिडेट को उतारने पर मजबूर होती है। तो ये मेन रैशनल है नोटा का, मगर कुछ लिमिटेशन भी हैं। नोटा का आपको केवल ऑप्शन दिया गया है आपका डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करने के लिए, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। भारत में हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने जो नोटा बटन दबाया है ना, उस वोट को, आपके वोट को इनवैलिड वोट में काउंट करके बाकी जो वोट हैं उनके सहारे विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 वोटर हैं, 100 में से 40 ने वोट किया पार्टी ए को, 30 ने वोट किया पार्टी बी को, ठीक है, और जो 30 हैं उसने वोट कर दिया नोटा को। क्लियर है? तो इस 30 वोट को इनवैलिड करार दे दिया जाएगा और पार्टी ए और बी में से जो ज़्यादा वोट पा रहा है उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नहीं सर, अगर उल्टा हो जाए तो मान लो कि 40 वोट पड़ गया नोटा को, ठीक है, उसके बाद 30 वोट पड़ गया पार्टी नंबर ए को, 20 वोट पड़ गया पार्टी नंबर बी को और जो बच गए 10 वोट वो पड़ गया किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को। अब सर यहाँ पर तो नोटा जीत गया है ना? तो क्या होगा, इस केस में भी ये 40 वोट इनवैलिड करार दे दिए जाएंगे और पार्टी ए को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब कि नोटा होने के बावजूद भी आपके पास राइट टू रिजेक्ट नहीं है, आप केवल अपना एक नेगेटिव ओपिनियन रजिस्टर कर रहे हैं। समझ के बात? तो अभी नोटा को जो रियल पावर है वो नहीं दिया गया है। नोटा बटन दबाने के बाद भी आपके पोल का, चुनाव का रिजल्ट नहीं बदलेगा। जो पार्टी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो अभी भी विनर डिक्लेयर किया जाएगा।
अब समस्या ये है कि जब नोटा के पास पावर ही नहीं है तो क्या किया जाए। हमने जिसको वोट दे के जिताया, अगर वो ठीक से काम करे ही ना तो क्या किया जाए। एक डिस्कशन आया, एक डिबेट आया राइट टू रिकॉल पे। मान लो कि हमने जिसको जिता करके भेजा वो नाकारा नालायक निकल जाए, तो जो इलेक्टोरेट है, जो वोटर्स हैं, उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो उनको रिकॉल कर सकें। अपना 5 साल का जो टर्म है, टेन्योर है, उसको पूरा करने से पहले ही उसको वापस बुला सकें। स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पर वोटर को ऐसा अधिकार दिया गया है। कई सारे अमेरिकन स्टेट्स जैसे कि कैलिफोर्निया, वहाँ पर भी जनता को, वोटर को राइट टू रिकॉल का अधिकार दिया गया है। अगर भारत में इसको इम्प्लीमेंट करना है तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोकल लेवल पर इस राइट टू रिकॉल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक सरपंच का चुनाव होता है, मुखिया चुने जाते हैं, तो गांव के लेवल पर हम मुखिया को तो रिकॉल कर ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा सरकारी खर्चे पर। तो सबसे पहले हम इस लेवल पर इस राइट टू रिकॉल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो हम फिर एमएलए के लेवल पर, मतलब विधानसभा के लेवल पर, और उसके बाद एमपी, मतलब हमारे जो लोकसभा के लेवल पर, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मगर राइट टू रिकॉल लाने के बाद भी क्या स्थिति बदलेगी। देखा यह गया है कि जहाँ जहाँ राइट टू रिकॉल इम्प्लीमेंट किया गया है, वहाँ वहाँ पर जो नेता चुने जाते हैं उनमें एक भय रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे नेताजी चुन के गए, वो तो 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, 5 साल के बाद ही अपना मुखड़ा दिखाते हैं जब चुनाव आता है। तो नेताजी ऐसा नहीं करेंगे। उनको पता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए तो मेरी कंस्टिट्यूंसी के वोटर्स दोबारा वोट करेंगे और मेरे को रिकॉल कर लेंगे, मेरी सत्ता, मेरा जो पद है वो चला जाएगा। समझ गए। तो सबसे पहले नेताजी के मन में एक भय रहेगा, नेता विल बिकम मोर अकाउंटेबल, ही विल बिकम मोर अकाउंटेबल, मोर रिस्पॉन्सिव। आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपकी जो डिमांड है, उसके प्रति वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन पाएंगे, रिस्पॉन्सिव बन पाएंगे। दूसरी बात ये कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 1951, उसमें मनी पावर, मसल पावर, ये सब के आधार पर, मतलब चुनाव रद्द करने का या फिर कैंडिडेट को इनएलिजिबल करार देने का अधिकार, मतलब पावर दिया गया है। मगर आप नाकारा हैं, इस बेसिस पर आपको मतलब सीट से नहीं हटाया जा सकता। आपको जिसने वोट दिया है वो संतुष्ट नहीं है, ये भी एक वैध कारण नहीं है आपको आपकी सीट से हटाने के लिए। मतलब आप 5 साल के बाद ही हटाए जाएंगे। ठीक है। तो क्या हमने जो गलती कर दी एक बार, वो हमें 5 साल तक ढोना पड़ेगा? 5 साल बहुत लंबा टर्म होता है। ठीक है ना। तो इस जो ढोने की समस्या है उसको दूर करने के लिए जो राइट टू रिकॉल है उसको लाया जा सकता है। अब जो नेता मनी पावर, मसल पावर का इस्तेमाल करता है, मान लो कि चुनाव होता है, उसने 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए खर्चे करने हैं, उसको पता है कि अगर मैंने 10 करोड़ रुपीज़ लगाया और चुनाव जीत भी गया और मैंने काम नहीं किया तो जनता मेरे को रिकॉल कर लेगी, मेरे तो सारे पैसे लगाए हुए ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए। तो वो मनी पावर को इस्तेमाल करने के बाद भी जाकर के वो काम करेगा। तो हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो एंड गोल है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से काम करे, वो तो फुलफिल हो ही रहा है। ठीक है ना। तो ये जो मसल पावर है, मनी पावर है, इसका यूज़ धीरे धीरे घट सकता है। जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, काम करने वाले कैंडिडेट हैं, वो सामने आ सकते हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी जीतने के बाद। ठीक है। और हमारे पास ड्यूअल राइट आएगा। पहला राइट होगा इलेक्ट करने का, दूसरा राइट होगा रिमूव करने का। मतलब डेमोक्रेसी का जो नाच है वो हमारे यहाँ हर 5 साल पर नहीं चलेगा, हमारे सिटीजन उसमें कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व रहेंगे। एक जो कहते हैं ना सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक डेमोक्रेसी, ये हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट होगी ट्रू सेंस में। अगर इतनी अच्छी चीज़ है तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर क्यों नहीं देते। राइट टू रिकॉल को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल काम है।
आप किस टाइम पर वोटिंग करवाएंगे रिकॉल करने के लिए, है ना। मतलब कि आपके जो वोटर्स हैं, इलेक्टोरेट, आपका विधानसभा है, आपको किसी एमएलए को रिकॉल करना है, तो ये कौन तय करेगा कि हम कब वोटिंग करवाएं रिकॉल करने के लिए। दूसरी बात ये, अगर आप रिकॉल कर भी लेते हैं तो आपको दोबारा से किसी न किसी को इलेक्ट करना पड़ेगा, तो जो सरकारी खर्च है चुनाव करवाने का वो बढ़ जाएगा। समझ गए। दूसरी बात ये कि जो बंदा चुनाव जीत करके जाएगा वो फटाफट अपनी झोली भरने में लग जाएगा, उसको पता है कि मेरे को तो कभी भी हटा देंगे ये लोग, तो जितनी जल्दी हो सके अपना इन्वेस्टमेंट बटोर लो। समझे। तो ये होती है। दूसरी बात ये कि रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे हैं वो लॉन्ग टर्म गोल को नहीं देखेंगे, वो पॉपुलिस्ट मेजर लेंगे। जनता को जो चीज़ अच्छी लगती है उसको वो लेंगे, वो काम करेंगे। और लीडर को कभी कभी टफ एक्शन भी लेने होते हैं। लीडर्स को कभी कभी ऐसा डिसीजन लेना होता है जो जनता को पसंद ना हो। मगर क्या कोई नेता ऐसा डिसीजन ले पाएगा? उसको तो पता है कि अगर जनता को पसंद नहीं है तो जनता मेरे को रिकॉल कर लेगी। तो जो पॉपुलिस्ट मेजर हैं वो ज़्यादा होने लग जाएंगे, पॉपुलिस्ट प्रेशर में ज़्यादा आ जाएंगे। समझे। तो ये मेन इशू होगा। डेमोक्रेसी में जो इनस्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी एमएलए एमपी को कभी भी रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा चुनाव कराएंगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तो राइट टू रिकॉल इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, ये सब चैलेंजेस हैं उसमें। तो सर होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि पहली बात, नोटा को आप और पावर दीजिए। फॉर एग्जांपल, जिस कंस्टिट्यूंसी में नोटा जीतेगा वहाँ पर दोबारा से वोटिंग हो, ठीक है ना, वहाँ पर दोबारा से वोटिंग हो और वहाँ पर जो भी कैंडिडेट खड़े हुए थे, फॉर एग्जांपल मान लो कि राम, लखन, सीता, रावण, ये सब खड़े हुए हैं इलेक्शन में, ठीक है, और नोटा भी एक ऑप्शन है, ठीक है। किसी कारण से मान लो कि किन्हीं को भी वोट नहीं मिला और नोटा को नोटा को मेजोरिटी मिल गई, मतलब 100 वोट में से 60 वोट नोटा को पड़ गए, बाकी इनको 10 वोट, इनको 10 वोट, इनको 10 वोट, इनको 10 वोट पड़ गए। तो अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट इलेक्शन में ये चारों के चारों कैंडिडेट नहीं खड़े होंगे, इनके अलावा जो कैंडिडेट होंगे ना वो खड़े होंगे, क्योंकि इनको तो जनता पहले रिजेक्ट कर चुकी है। समझ गए बात। तो नोटा को इस तरह पावर दिया जाना चाहिए। क्या पावर? अगर नोटा जीतता है तो सारे के सारे कैंडिडेट दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी बात, री इलेक्शन होगा। तीसरी बात ये कि हमारा फोकस होना चाहिए गुड गवर्नेंस पे। आरटीआई को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, करप्शन को कम किया जाए, जो गवर्नेंस में पीपल पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाया जाए, इलेक्टोरल रिफॉर्म लाए जाने चाहिए। समझ गए। अगर आप इतना इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपको राइट टू रिकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सफिशिएंट रिफॉर्म हो चुका होगा, गवर्नेंस अच्छा चलेगा। फिर इतना पढ़ाने के बाद आपको मैं एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए और ग्रुप में सबमिट कीजिए। एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसी चैनल से जुड़ा हुआ एक ग्रुप है, ग्रुप में आप डिस्कशन करते हो, ठीक है। वहाँ पर आप MCQs डालते हो, आपको कोई भी डाउट है वो डालते हो, वहाँ पर बातें आप अपनी रखते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अधिकांश जो दोस्त हैं वो सेल्फ स्टडी करते हैं अपने घर पर बैठ करके, तो सर सवाल पूछें किससे, हम लोग कोई डाउट आता है, कोई तकलीफ है तो किससे पूछें, इसके लिए ग्रुप बनाया गया है। यहाँ पर आप अपने डाउट्स रख सकते हैं, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। ओके, चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।